प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। ये तो आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो श्रृंखला है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात पर आधारित है। यानी मन की बात में जो विभिन्न बिंदु, विभिन्न विषयों को प्रधानमंत्री जी आपके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उन्हीं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने कोरोना महामारी से जुड़े तमाम अलग अलग पहलुओं को, उसके आयामों को, उससे जुड़े लोगों से बातचीत के माध्यम से हम तक पहुंचाया था, जो हमारे लिए बहुत प्रेरक था। उससे हम सबको बहुत ऊर्जा मिलती है यकीनन, और इसलिए हमने उसी पर आधारित अलग अलग कड़ियां जो है आपके साथ शेयर की, आप तक पहुंचाई इस पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की हमारी श्रृंखला में। आज भी हम उसी से जुड़ी हुई कुछ चर्चा करेंगे। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर दिखती तो ढलान पर है, यानी उसमें गिरावट आ रही है और बहुत संतोषप्रद है। वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। लेकिन यकीनन हम अभी भी उस कड़ाई को नहीं छोड़ सकते और इस ढिलाई को नहीं अपना सकते, जिसकी वजह से फिर से कहीं ये चीजें और विकट रूप ना ले लें। दरअसल इस दौर में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना हौसला बनाए रखें, हमारी सकारात्मकता में कहीं कोई कमी ना आए, क्योंकि वही चीज है जो हमें ताकत देती है, हमें लड़ने का हौसला देती है। और एक बात और, क्योंकि इस लड़ाई को हम अकेले नहीं लड़ सकते, न व्यक्ति के रूप में, न सरकार के रूप में, न समाज के रूप में। लेकिन अगर हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए हौसला बनते हैं, तो हमारी लड़ाई जो है आसान भी होती है और जीत सुनिश्चित होती है। और इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, इस युद्ध में जो कि कोरोना के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं पिछले लंबे समय से, उसमें ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं देश भर में। और देश भर ही क्यों बात करें, दुनिया के तमाम हिस्सों से भी लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं भारत देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। वो सब हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसलिए आज का कार्यक्रम जो केंद्रित है वो ऐसे ही सकारात्मक सोच वाले, मदद का हाथ बढ़ाने वाले लोगों, उनके कामों पर केंद्रित है। क्योंकि आपको याद ही होगा, इस बात की विशेष चर्चा प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में भी की थी। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आज हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों मैं देख रहा हूं, कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े, इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ये भावना हमें कितनी ताकत देती है, कितना विश्वास देती है। ये जो भी प्रयास हो रहे हैं, समाज की बहुत बड़ी सेवा है। ये समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझते हुए हमें 1 साल से ऊपर हो गए। इस महामारी की दूसरी लहर ने बीते चंद हफ्तों में ही हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल पैदा कर दी जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इस कोरोना के हाथों अब तक 2,90,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की अब तक की कुल संख्या लगभग 2,60,00,000 है। लेकिन संतोष की बात यह जरूर है कि इसमें से लगभग 2,30,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। परंतु ये लड़ाई अभी जारी है। वैसे इस मुश्किल दौर में हमने एक तरफ मानवता को शर्मसार होते भी देखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे देवदूत भी देखे हैं जिनकी वजह से अनेक घरों के चिराग बुझने से बच गए, जिनकी निस्वार्थ सेवा और संकल्प ने हजारों लाखों घरों को उजड़ने से बचा लिया। लोगों की मदद करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, मानो उनके जीवन का मकसद ही बन गया है।
ऐसा ही एक नाम है सोनू सूद। मेरा दिल रोज टूटता है सर। मैं जब लोगों को बेड्स दिलाने की कोशिश करता हूँ, मिल जाते हैं, फिर वो नहीं बचा पाते, तो टूटता है। आपको लगता है कि ये क्या हो गया। मैं एक पेशेंट थी भारतीय, उनको बाय एयरलिफ्ट करवा के मैं नागपुर से हैदराबाद लेके गया था। 20-25 दिन हमने उसको एक्मो मशीन पर रखा। चांसेस नहीं थे, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि अगर 10% चांसेस हैं, हम कोशिश करेंगे बचाने की। हम नहीं बचा पाए तो दिल टूटा। हर रोज टूटता है सर। मैं रात को परिवार वालों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आज देखिए मैंने आपके बच्चों को या आपके परिवार फैमिली को, हस्बैंड को मैंने बेड दिला दिया है। मैं प्रे करूंगा और हम इनको ठीक करके घर लेके जाएंगे। और सुबह पता चलता है कि वो नहीं रहे तो दिल टूटता है। मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन मुझे ये जितना मैंने दुख देखा है पिछले कुछ दिनों में, मैं उन लोगों से शायद मिला नहीं, लेकिन फोन पे बात करके उनकी बिलखती हुई आवाजें सुन के, डेस्परेट वॉइसेस जो मेरे कानों में आज भी बजती है, पता चलता है कि वो नहीं रहे तो दिल टूटता है। सच बात है, इस दौर में अपने चारों तरफ पसरी पीड़ा को देखकर किसका दिल नहीं दुखेगा। लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस दुख को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं और ऐसे दुख को दूर करना अपनी जिंदगी का मकसद। सोनू सूद उन्हीं में से एक नाम है जिसकी चर्चा आज चारों तरफ है। एक एक्टर के रूप में जो उनकी लोकप्रियता थी, उससे कहीं ज्यादा लोकप्रियता उन्हें इस सेवा से मिली है। आज लोग इनका नाम बड़े फख्र से, बड़ी इज्जत से और बहुत श्रद्धा भाव से लेते हैं। सोनू का कहना है कि इस सिलसिले की शुरुआत अचानक ही हुई थी, कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान, जब टोटल लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद इन्होंने लोगों को अपने ठिकानों तक पहुंचने की जद्दोजहद करते देखा था। आई थिंक यू फील सेटिस्फाइड। मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं मिलती। जब आप माइग्रेंट्स को छोड़ने जाते हैं, उनको बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, फ्लाइट्स में, तो जो उनके चेहरे पे खुशी होती है, वो उसको आप बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। वैसे सोनू, पिछले साल जब आपने ये सब शुरुआत की थी, लोगों की मदद करने की शुरुआत की थी, प्रवासी मजदूरों को या प्रवासी लोगों को वापस घर भेजने का काम शुरू किया था, कौन सी परिस्थितियां थी, क्या चीजें थी ऐसी जिन्होंने आपको इस बात के लिए मजबूर किया, आपको प्रेरित किया कि आपको ये काम करना है? सर पता ही नहीं चला। हम लोग खाना बांट रहे थे। मेरे अच्छी दोस्त है नीति, हम लोग थाना में खड़े फ्रूट्स बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। तो करीबन 10-15 लोग थे एक फैमिली के, जो कर्नाटका की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें आप 10-12 दिन के जो फ्रूट्स हैं हमें पैक कर दीजिए। तो मैंने बोला कि 10-12 दिन का क्या करेंगे आप? तो बोले हम पैदल जा रहे हैं यहाँ से कर्नाटका। तो मैंने बोला कि पैदल क्यों जाओगे आप, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपके लिए परमिशंस लेके आ पाऊँ। तो मैं वहाँ से सीधा थाना पुलिस स्टेशन गया, वहाँ से मैंने बात किया। तो उन्होंने बोला कि परमिशंस ऐसे नहीं मिल सकती। तो मैंने उनसे कुछ गाइडलाइंस मंगवाई, कर्नाटका में बात किया, और 1.5 दिन के अंदर मैं फर्स्ट टाइम वो परमिशंस लेके आया। तो वो 350 लोग थे। जब वो सब बसेस में बैठे और मैं उन्हें छोड़ने गया, तो आधे लोग देख के रोने लगे और बोलने लगे कि हमें पता नहीं था कि शायद हम लोग बचेंगे। और से जब वो गए वहाँ पर और मैं थाना से अंधेरी वापस आ रहा था, तो रास्ते भर में सिर्फ माइग्रेंट्स लोग ही बैठे हुए थे। और मुझे लगा कि ये जो कहानी है सिर्फ 350 लोगों की नहीं है, इन लाखों लोगों की है। तो फिर मैंने थाना की इनको घर भेजना है, और जब भेजना शुरू किया, 1-2 दिन के अंदर मैंने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया इन सबको जुड़ने के लिए, और करीबन 7.25 लाख लोगों ने 3 से 4 दिन के अंदर मुझे कनेक्ट किया। वैसे पिछले साल आपने विदेशों में फंसे लोगों की भी वापसी में मदद की थी, ऐसा हमने सुना है। देखिए, मैं तो हिंदुस्तान में लोगों को भेज रहा था, तो एक मैसेज आया था, किर्गिस्तान एक जगह है, वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो वहाँ से मैसेज आया कि हमें निकालो। तो मैं कभी किर्गिस्तान गया नहीं, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने इग्नोर किए वो मैसेजेस। लेकिन फिर भी आए, किसी ने, एक बच्चे की डेथ हो गई थी वहाँ पे। करीबन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस और रशिया, तो यहाँ पे करीबन 14,500 स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। तो किर्गिस्तान में एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स सीधा मेरे घर पहुंच गए थे मुंबई में। उनके दोस्त के पेरेंट्स, उन्होंने बोला कि आप निकालिए। तो मैंने बोला मैं कोशिश करता हूं, मुझे पता नहीं कैसे निकालना है। सो आई गॉट इन टच विद द एम्बेसडर देयर। उन्होंने बोला नहीं पॉसिबल है। एम्बेसी से बात की, नहीं पॉसिबल है। हिंदुस्तान में बात करनी शुरू की एमई में। उन्होंने बोला कि सोनू बहुत मुश्किल है, पर ये अगर तू पेपर्स ला के देगा तो हम कोशिश करेंगे। मैंने वो पेपर्स ला के दिए, फिर वहाँ पे पेपर्स भेजे। तो वो जो टू एंड फ्रो हुआ, मुझे 1 हफ्ता 8 दिन लगा। मैं सब स्टूडेंट्स के साथ टच में था। और पहली जो फ्लाइट फॉरेन से उड़ी थी, किर्गिस्तान से उड़ी थी, 180 स्टूडेंट्स लेके। और उसके बाद मैंने जितने कंट्रीज थे उन सब के एम्बेसडर्स, एम्बेसी से पर्सनली बात कर करके सब फ्लाइट्स उड़ाई, और हम वो 14,000 स्टूडेंट्स लेकर आ पाए हिंदुस्तान। बहुत मुश्किल दौर था सोनू वो सब, लेकिन उस दौर में आपने जो मदद की उसकी छाप गहरे तक लोगों के ज़हन में, दिमाग में, दिल में है, और लोग आपको दुआएं देते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहाँ तक कि आपकी पूजा तक करते हैं। वो दौर जब खत्म हुआ, उसके बाद ये सिलसिला जो मदद करने का था अलग अलग रूपों में, वो किस तरह आगे चलता रहा? जब
ये वेव खत्म हुई थी पहली वाली, पर मेरी वेव चली रही थी, क्योंकि जिन लोगों को घरों में भेजा था, लाखों लोगों से जुड़े थे, उनकी जो तकलीफें थी, चाहे उनकी जॉब्स की थी या फिर उनके एजुकेशन की थी या फिर उनकी हेल्थ केयर का जो भी तकलीफें थी, मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ था, सब चल ही रहा था। लेकिन जब ये सेकेंड वेव आया, इसमें वो लोग जुड़े जो ना सिर्फ गरीब हम बोलते हैं जो तबका था, बल्कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग जो बहुत दे वर वेल टू डू, दे आल्सो गॉट इफेक्टेड मेजरली। उनको बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और मेडिसिन नहीं मिल रही थी। तो एक ऐसा सिचुएशन था कि जब आप को किसी चीज की जरूरत होती है, आप जिन लोगों को फोन लगाते हैं, आज वही जरूरत के पीछे भाग रहे हैं। द बेस्ट, मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल आई हैव सीन कॉलिंग डेस्परेटली टू नीड in need of a bed or an oxygen or a injection. So I think that's the biggest challenge this country faced during the second wave. सोनू, इस दूसरी लहर के पीक में, यानी अगर पिछले हम 3, 4, 5 हफ्तों की बात करें, इस दौरान किस तरह की कितनी रिक्वेस्ट्स आती रही और उसका कोई खाका या उसका कोई आकलन आप लोगों ने किया? तो मैंने ना एक हमारा डाटा बनाया था मैंने कि पूरा कितना 40% ऑक्सीजन था, 40% ऑक्सीजन का डिमांड था, 30 to 35% बेड्स से। तो आप ये सोचिए 75% ऑक्सीजन और बेड्स के अंदर ही दुनिया घूम रही थी हमारी। बाकी जो थे उसमें इंजेक्शन से लोगों को रेमडेसिविर की तकलीफें थी, टोसिलिजुमैब, ये सब जो इंजेक्शन हैं वो मिलते नहीं लोगों को, बड़ी मुश्किलें थी। तो ये था, पर मैक्सिमम जो 75% लोगों की थी वो बेड्स और ऑक्सीजन की जंग लोगों की लगी। बड़ा मुश्किल होता, अस्पतालों में 600-700 लोगों की वेटिंग चलती थी। वो एक बड़ा मुश्किल होता था कोऑर्डिनेट करना कि कैसे भेजा जाए। और कई लोग अस्पतालों के बाहर पूरी रात बिताते थे और पूरी रात हमें उनसे टच में रहना पड़ता था कि सुबह आपको बेड मिल ही जाएगा। तो ये तकलीफें जरूर थी और हमने कहीं ना कहीं देखा है सर कि डॉक्टर्स ने और इन लोगों ने बहुत मेहनत करने की कोशिश की और बचाने की कोशिश की और अभी भी लगे हुए हैं। मैं कई बार आधी रात को उनको फोन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोशिश सब लोग कर रहे हैं, पर रिसोर्सेस उतने उनके पास है नहीं है। अगर बेड्स नहीं है तो नहीं है। अभी एक्मो मशीन्स के लिए लोग पूरा देश भाग रहा है, यंग जनरेशन को चाहिए अपने लंग्स बचाने के लिए और नहीं मिल रही। कोई गिनती की मशीनें हैं, वो मैं 5-6 लोगों को हेल्प कर पाया हूँ दिलाने में। तो हम लोग, जब मैं एज एन इंडिविजुअल सीख रहा हूँ, मुझे लगता है देश भर में सब लोग सीख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन सीख रही होंगी या जो भी इस चीज से जुड़े हुए हैं वो सीख रहे होंगे। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है सर कि आने वाले दिनों में किसी को तकलीफें ना हो और कोई बेटा या कोई बाप ये ना सोचे कि मैं अपने बच्चे को या अपने माँ बाप को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे पाया इसके कारण वो चल बसा। और बोलेंगे तो बहुत सारे लोग, बट ये मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात हुई है कि माँ बाप और बच्चे अपने एक दूसरे को बचा नहीं सके सिर्फ ऑक्सीजन और बेड के लिए, जो उनका हक था। कोरोना महामारी की पहली लहर यानी 2020 में जो परिस्थितियां थी और इस बार 2021 में जो दूसरी लहर है, अभी भी देश के तमाम हिस्सों में स्थिति बहुत गंभीर है। इन दोनों में अगर धरातल स्तर पर हम देखें तो आपके नजरिए से क्या फर्क आप महसूस करते हैं या क्या फर्क देखते हैं, किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं? 2020 में मुझे लगता है कि लोगों ने घरों पे बैठ के डरे और बाहर नहीं निकले और बहुत सारे लोग जो सड़कों पर हमने माइग्रेंट्स देखे, प्रवासी देखे, वो तकलीफों में थे और लोगों ने उन सड़कों पे उन लोगों को उनकी जो तकलीफ थी महसूस की। पर आज वो लोग खुद बाहर आ गए, बाहर ला दिए गए हैं। मैं कहूँगा आए नहीं, बाहर ला दिए गए। आज एक हॉस्पिटल में बात कर रहा था, उस हॉस्पिटल में 700 रिक्वेस्ट हैं, वेटिंग 700 रिक्वेस्ट। सो व्हेन आई कॉल एंड आई गेट देम अ बेड, सो आई फील गिल्टी कि यार मैं शायद किसी को जंप तो नहीं कर दिया। तो मैं उनको ही बोलता हूँ प्लीज अगर ज्यादा इमरजेंसी वाले ले लो, पर ये भी इमरजेंसी वाले, यू टेक ए कॉल। सो इतना ज्यादा हेल्प है। मुझे लगता है कि जैसे खासकर दिल्ली, यूपी की अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा जो शहर है, मुझे लगता है अस्पतालों के अंदर है या अस्पतालों के बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब वो अंदर आएंगे। घरों में कौन लोग रह रहे हैं पता ही नहीं है। मैं बात कर रहा था एक फादर से, ही हैज गॉट अ सन हु इज 30 years old बट ही हैज गॉट डाउन सिंड्रोम एंड ही सेड कि मेरे बेटे को आप बचा लो, बट उसको हॉस्पिटल में कैसे रखेंगे, एंड देयर हैज टू बी समवन टू टेक केयर। एंड ही सेड आई विल होल डे आई विल सिट विद द पीपी किट विद माय सन टू टेक केयर ऑफ हिम। सो आई जस्ट गॉट दैट थिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड ही विल बी गेटिंग एडमिटेड टुडे। बट इमेजिन वो मुझे हर घंटे फोन करता है कि सर बेटा तड़प रहा है, सर आप कुछ कर सकते हैं। एंड आई फील सो हेल्पलेस एंड आई कॉल again the hospital, can you get a bed? And they are also helpless because they don't have any beds left. So which is so sad. I'm getting people from Delhi to Patiala to Chandigarh to Karnal to Sonipat and I'm trying to get them beds because Delhi is totally chocolate and so is Uttar Pradesh. सुनो, आप या आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या आपकी पूरी टीम दिन रात मेहनत करती है, लगातार कोशिश करती है कि लोगों की मदद की जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके भी नियंत्रण में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। ऐसे में आपके ऊपर क्या बीतती है? जिनको आपने मदद करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, बहुत सारे रास्ते निकाले, कोशिशें की,
और अचानक खबर मिलती है कि वो है ही नहीं उस सुविधा को लेने के लिए या उस अवसर को हासिल करने के लिए। इस वेव में तो लोगों ने जाने बहुत गंवाई हैं। जिन लोगों से आप बड़ी मुश्किल से उनको आप बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स दिलाते हैं, उन लोगों की जब जाने चली जाती हैं तो आपको लगता है कि यार आप कहीं ना कहीं हार गए उस जंग के अंदर। बहुत सारे, आज मुझे 3 ऐसी खबरें आई हैं। एक फिलीपींस में रहता था, उन्होंने मॉर्निंग में 5:30 बजे मुझे फ़ोन किया। मैंने उनको बेड्स दिलाए, हॉस्पिटल में थे, रिकवर भी हो रही थी उनकी मदर, बट आई गॉट टू नो कि उनकी डेथ हो गई है एंड शी सेड कि कैन यू हेल्प अस फॉर द फ्यूनरल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं करीबन 10-15 लोगों को तो उनको मैं पर्सनली जुड़ा रहता हूँ, जिनको मैं दिलाता हूँ, जिनके बारे में पता चलता है। तो वो एक दुख बहुत होता है कि आप कहीं ना कहीं आप मिले बिना उनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो। आपको लगता है यार ये हमारे साथ हैं। वो परिवार की खुशी, जो एक रे ऑफ होप उन्हें मिलता है कि आपने बचा दिया हमारे फैमिली मेंबर को, और जब वो टूट जाता है तो आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं रहता। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि एक फैमिली, एक इंदौर में लड़की थी, रक्षा नाम था उसका। मैं उसे फ़ोन किया तो मुझे पता चला, मुझे फॉरवर्ड आया कहीं से कि इसके फादर बहुत सीरियस हैं, उनको मिलना चाहिए। और जैसे ही मैंने फ़ोन किया और उसको पता चला कि मैं बोल रहा हूँ, तो शी स्टार्टेड एकदम रोने लगी। शी वाज हाउलिंग कि आप मेरी मदर 2 दिन पहले गुजर गई, फादर को बचा लीजिए। और फिर हमने उनको बेड वगैरह दिलाया, लेकिन 2 दिन बाद पता चला कि फादर भी नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि जो देखने को मिल रहा है, महसूस करने को मिल रहा है, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स खत्म हो गए हैं, पेरेंट्स खत्म हो गए हैं, सिस्टर्स खत्म हो गए हैं, भाई क्रिटिकल आईसीयू में बैठा है, तो कौन ध्यान रखेगा उनका? कोई पूछने वाला ही नहीं रहा। सो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वेव के अंदर आया कि लोगों की जानें बहुत गई हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हम सोनू सूद से उनकी जिंदगी के सार्थक पलों की बात कर रहे हैं, जिसमें दुख है, तकलीफें हैं, जिसमें उनकी आंखों में आंसू है, पीड़ा है मन में, लेकिन एक संतोष है इस बात का कि उन्होंने इस देश में, इस समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। जितना वो कर सकते थे या जितना वो सोच सकते थे, उससे भी कहीं ज्यादा उनके हाथों से ये काम हुआ, ये सेवा हुई है। और बातचीत करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम अकेले नहीं हैं। अगर हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो किसी भी मुश्किल से हम बाहर निकल सकते हैं। कम से कम परेशानी, कम से कम नुकसान के साथ हम निकल सकते हैं। और ये शायद बातचीत औरों के लिए भी प्रेरणा बने। दरअसल हम हार थक कर बैठ जाते हैं, तभी मुश्किलें पैदा होती हैं। परेशानियां तो सबके सामने हैं, चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग, सोनू सूद जैसे लोग, जो अपनी परेशानी भूलकर, अपनी चिंताएं भूलकर, अपने दुख और तकलीफें भूलकर दूसरों के दुख और तकलीफों को अपना लेते हैं। दरअसल सोनू, मैंने सुना था कि ये सारी जो चीज़ें आप करते रहे हैं, पिछले साल से ही सिलसिला शुरू हुआ, और इस बीच पिछले दिनों मदद करते करते ही आप खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ऐसी स्थिति में तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल रही होगी कि आप दूसरों की मदद कर पाते। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ तो सिर्फ एक ही था कि परिवार महफूज रहे, उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैंने तो अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन उस समय मैं ज़्यादा काम कर पाया था क्योंकि मैं निकलता ही नहीं था और 24 घंटे में फ़ोन पे था। 20-22 घंटे मुझे लगते थे, क्योंकि रात को जो रिक्वेस्ट होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लोगों को मदद नहीं मिलती तो डेस्परेटली इधर उधर भागते हैं, तो फ़ोन नहीं लगा पाता या अचानक तबीयत ख़राब होगी तो मुझे ही फ़ोन करते थे। तो मैं ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा काम कर पाया, ज़्यादा लोगों तक जुड़ पाया, ज़्यादा मदद दे पाया। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर ठान ली थी कि मैंने पहली लाइन बोली थी कि कोरोना की ऐसी की तैसी, अगर हो गया तो मैं अपना मनोबल टूटने नहीं दूंगा कि यार मुझे हो गया, मैं क्या करूं, मैं रेस्ट करूं। तो मैं सबको यही बोलता हूं, जितने लोग हैं, कि आप अपना अंदर से मजबूत रखिए। मैं बड़े लोगों से बात करता हूं और उनके दिल टूटे होते हैं अस्पताल में, क्योंकि जब वो जाते हैं अस्पताल में सर, उनको पता नहीं कि हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो जाना नहीं चाहते उस डर के। मैं अपने परिवार के साथ रहूं, मैं देख लूं उनको। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ सर। मैं बेड ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने दिल्ली में एक बेड पता लगाया, और तभी किसी का एक मैसेज आया एक लड़की का कि मेरे फादर बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन लेवल 75-77 हो गया, प्लीज बेड दिला दीजिए। और मैंने वो जैसे ही देखा, मुझे लगा कि शायद इसी के लिए मुझे बेड मिला, और मैंने तुरंत उसको फोन किया, और इसकी आवाज के अंदर रोते रोते एकदम खुशी की लहर आ गई कि मैं आपने मेरे फादर के लिए किया। और वो फादर जाने के लिए रेडी नहीं था हॉस्पिटल में। उसकी वाइफ गिड़गिड़ा रही है कि आप चले जाएंगे, सोनू सूद जी का फोन आया है। वो बोलता है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा, घर पे मरूंगा, लेकिन अस्पताल में नहीं मरूंगा। तो ये लोगों की थॉट है। मैंने उनसे बात किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ठीक ठाक घर पे वापस लेके आऊंगा, पर लेकिन आप जाइए जरूर। लेकिन हमारे घर उनके अंदर इतना डर है कि उनको लगता है कि मैं चले जाऊंगा तो मुझे तो परिवार वालों को बॉडी भी नहीं दी जाएगी अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए, शायद मुझे सीधा भेज दिया जाएगा। तो जो डर और पैनिक है ना,
वो कम से कम मुझे लगता है 30 से 40% लोगों को वो खत्म कर रहा है। तो आपको डर और पैनिक से बाहर निकलना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को। ठीक होने के बाद मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो आपको ता जिंदगी मुझे लगता है करनी पड़ेगी जब तक सब चीजें ठीक नहीं होती। आराम मत होने दीजिए, इसको ढील मत हुई है। जहाँ ढील बोलते हैं ना कि जहाँ आंख हटी दुर्घटना घटी, वही वाला काम है। जहाँ आपने थोड़ी सी ढील बरती नुकसान हो जाएगा, और सिर्फ आपका नहीं पूरे परिवार का हो जाएगा, जो हमने देखा भी है। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं वैक्सीन लगवाया शायद इसलिए शायद जल्दी ठीक हो पाया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम मिलजुल कर इस देश को और अपने परिवार वालों की रक्षा कर सकें। ये समय बहुत मुश्किल है सर, कठिन है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से समय कटे, और जिस गति से हम लोगों ने अब बहुत अच्छे यंग परिवारों को खोया है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाए सर। सोनू, इसी साल अप्रैल की बात होगी, 18-19 अप्रैल के आसपास की बात है कि आपने एक ट्वीट किया था और उसमें आपने एक लाइन लिखी थी कि वी हैव फेल्ड। ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए सर, जब आप फेल होते हैं तभी आप पास करने के लिए और मेहनत करते हैं। जब क्लास में नंबर कम आते थे तो माँ बाप बोलते थे और पढ़ाई कर, अगली बार और बेहतर नंबर आएंगे। अगर माँ बाप सिर्फ पीठ थपथपाते और बोलते कि नहीं यही नंबर बहुत है, तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई जो स्टूडेंट है वो एक्सेल कर पाता। फेल हुए हैं वो हम सब जानते हैं, मानना भी पड़ेगा फेल हुए हैं, लेकिन जो इससे हम जो सीखा है वो बहुत महंगा सीखा है। बहुत परिवार खत्म हो गए हैं, बहुत यंगर जनरेशन खत्म हो गई है, तो बहुत कॉस्टली हमने सीखा है ये पार्ट। लेकिन अगर हम सीख कर आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसको अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम दे पाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। हम अपने जीडीपी में सिर्फ 1 या 2% जो खर्चा करते थे हेल्थ केयर पे, मुझे लगता है 8 से 9% करना पड़ेगा। तो अगर हम वो कर पाए और आने वाली पीढ़ी को दे पाए, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी ये जरूर कहेगी कि उस दौर में कोरोना आया था, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बदलाव लेके आए हेल्थ केयर में कि आज देखिए कि देश में दुनिया में माना गया है हिंदुस्तान के हेल्थ केयर। तो वो बहुत बड़ी सीख हम सबको लेनी है और सरकार को भी लेनी चाहिए। वैसे इस साल अप्रैल या मई के पहले 2 हफ्तों में जो स्थितियां थी उसमें सुधार तो हुआ है, ऐसा लगता है। ग्राउंड लेवल पर आपका क्या आकलन है? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, यानी परेशानियां बढ़ती हैं, चैलेंजेस होते हैं, वैसे ज़्यादा संख्या में आपके पास रिक्वेस्ट भी आते होंगे। तो उसके हिसाब से या उसके बेसिस पर आपका क्या आकलन है? कम जरूर हुआ है, निकला नहीं। मैं बोलता हूँ कि पहले अगर एक बेड अरेंज करने में मुझे कई बार 5-6 घंटे लगते थे, मल्टीपल फोन कॉल्स करने में, तो अभी शायद 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। या फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है कि अगर दिल्ली का कोई मरीज हो तो हम लोग उसको गाजियाबाद, फरीदाबाद, एनसीआर की तरफ शिफ्ट करते तो मिल जाता है बेड। इतनी मारामारी नहीं है। आईसीयू बेड्स की अभी भी तकलीफ है, आईसीयू बेड्स थोड़े से मुश्किल है। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप 10 दिन पहले की बात करें और अभी बोले तो एटलीस्ट 50% जो है वो कम हुई है लोगों की डिमांड। मुझे करीबन 40 से 42 हजार रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी मैं कहूंगा मेरे पास एटलीस्ट 50% कम हुई है। वो बेड्स की ज्यादा रिक्वेस्ट होती थी और ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वेस्ट होती थी। काफी हद तक अभी वो कंट्रोल आया है, लेकिन डिमांड का जो एरिया है वो बदलता जा रहा है। दिल्ली में बहुत ज्यादा था पहले, अभी बैंगलोर में बहुत ज्यादा है, अचानक उत्तराखंड में ज्यादा शुरू हो गया, यूपी में बहुत ज्यादा था, अभी भी है, थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, और चेन्नई में, आंध्र और तेलंगाना में अभी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अनुमान लगाता हूं कि जो वेव है वो कम जरूर हो रही है, गई नहीं है, लेकिन जाते जाते जो नुकसान कर रही है, हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत छोटी कम उम्र के लोग हैं। तो जो यंग जनरेशन है वो लेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी ये ब्लैक फंगस जो है वो नया एक बीमारी शुरू हो गई है, अचानक लोगों की दौड़ उसके लिए लग गई है। तो मैं सबसे कहना यही चाहूंगा कि कम जरूर हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो आपकी सतर्कता है उसको आप कम करें और उसको आसानी से लें। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोनू, आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ संस्थाएं या व्यक्तियों का समूह मिलकर कुछ खास चीजों के लिए मदद करते हैं, जैसे खाने की मदद करना, ऑक्सीजन की, दवाइयों की, रेमडेसिविर की जैसे बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन मैंने आपके मामले में ये देखा है कि लोग जिस चीज के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो शायद आपने पहले ना किया हो, लेकिन आप ना करने के बजाय उसके लिए कोशिश जरूर करते हैं, ट्राई करते हैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत के साथ, ताकि वो चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है उनकी, वो सॉल्व ज़रूर हो। ये बहुत चैलेंजिंग लगता है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े टीम की, एक बहुत बड़े नेटवर्क की शायद इसके लिए ज़रूरत होती होगी। कैसे मैनेज करते हैं आप? It's a very tough situation. You solve a case and then suddenly there's a new request that comes in, and you know that I don't know what to do about it. My phone rings non-stop.
with the leads and with the requests. So I'm connected with every department. You say you need an injection, your medicine, a ward boy, to a hospital MD, to an oxygen concentrator importer, to a guy who fills the cylinders, to my friends in my college days who have bought cylinders and they get all their staff line up in the queues from 3 a.m. in the morning to get the cylinders filled. So yeah, the network is multiplying every single day, every single minute. So anyone who needs anything, we just send them. I just created this Telegram group also, in which we have close to 1 lakh people, a community that's trying to help each other. And we have a backup of almost 60 IT guys who are just downloading those real requests, getting them verified and immediately giving them help so that, they reach at the right time, because we are all getting forwards. Okay, these number of beds are available in such and so hospital, but they're all waste, because if you call them, either they're not reachable or you won't find any kind of help. So we don't look into that also, but you have to make those personal calls to make things move, otherwise it's not good. श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में सोनू सूद से उनके जीवन की उस यात्रा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं जो शायद किसी के लिए भी बहुत सार्थक, बहुत मीनिंगफुल होती है। एक एक्टर के तौर पर हम उन्हें जानते हैं, हर एक किसी की जीवन की यात्रा होती है, उनकी भी अपनी एक यात्रा है, लेकिन क्या उस यात्रा का लक्ष्य या मंजिल यही थी या कुछ और था? क्या सोचकर वो आगे बढ़े थे और आज जहां पहुंचे हैं वहां उनको किस तरह की आत्मसंतुष्टि मिल रही है और आगे करने का क्या इरादा है? कुछ ये चीज़ें जानने की उत्सुकता तो हो ही रही है। सोनू, आप तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मोगा से आई थिंक, और शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो क्या एक्टर ही बनना चाहते थे, उसीलिए मुंबई आए थे आप? सपना ये था कि इंजीनियर बनूंगा। नागपुर गया, इंजीनियर बना, वहाँ पर थोड़ी सी लाइन बदली, लगा कि एक्टर बनने की इच्छा है, तो मुंबई एक्टर बनने आया। फिल्म्स की, साउथ में फिल्म्स की, हर भाषाओं में फिल्म की, फॉरेन में भी फिल्म्स की, तो लगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है और जो सपना पूरा करने आए थे वो हो गया है। लेकिन जो पिछले मैं 6, 7, 8, 9 महीने में जो अपने आप को डिस्कवर कर पाया, तो मुझे लगा एक्चुअल ज़िंदगी में मुंबई तो इस काम के लिए आया था एक्चुअली। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे काम करना है क्या, तो मुझे लगा कि कुछ लोगों को खाना बांट देना चाहिए और हमारा काम ख़त्म हो गया। मैंने भी कुछ लोगों को खाना बांटा और मुझे लगा कि काम ख़त्म हुआ। जब उसके बाद माइग्रेंट्स की मूवमेंट शुरू हुई और मैंने करीबन पहला जो लॉट था 350 लोगों का, उनको बैंगलोर भेजा था। तो जब लोगों को पता चला तो सब देश से लोगों ने मुझे कॉल करना शुरू किया और करीबन कुछ ही दिन में 7.25 लाख लोग जो थे वो कनेक्ट हुए मेरे साथ। मुझे लगा कि अभी ये भी काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब उनकी परेशानियां शुरू हुई, उनकी एजुकेशन की, उनके मेडिकल की, तो मुझे उन्होंने फिर फ़ोन किया कि मेरी मदर को कैंसर है, किसी को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, कि किसी को किडनी की तकलीफ है। तो मुझे उन्होंने वापस फ़ोन करना शुरू किया क्योंकि सबके पास मेरे नंबर थे और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बहुत सारे जिन लोगों को हमने मदद किया वो लोग भी एक तरह के वॉलंटियर्स बन गए। जिनको ऑक्सीजन दिलाई तो जब उसको मिल गया तो बोला कि सर आपने मेरे फादर की जान बचाई, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, आप बताइए। जिनको मेडिसिन मिली वो लोग भी लग गए। तो ये जो ग्रुप है, जो क्लैन है, बड़ी स्पीड से मल्टीप्लाई हुआ और आज देश में लाखों लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं। सोनू, तात्कालिक रूप से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के जिस शहर में भी, जिस इलाके में भी कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, लोग आपको संपर्क करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वहाँ तक मदद पहुँचे। लेकिन इस फेज़ के या इस दौर के ख़त्म होने के बाद भी कुछ आपके दिमाग में ऐसा कोई विजन है, कोई सोच है या संकल्प है जो आप चाहते हैं कि वो चीज़ें करें ताकि भविष्य में उसका लाभ लोगों को मिले, समाज को मिले? ये टेम्परेरी चीजें हैं कि हम 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना जब तक कॉन्सेंट्रेटर्स चलते रहेंगे, सिलेंडर्स जाते रहेंगे और लोगों तक मदद पहुंचेगी। फिर मैं कोशिश कर रहा था ऑक्सीजन प्लांट्स के ऊपर कि ऑक्सीजन प्लांट्स लेके जाए। उसके बारे में मैंने पता करना शुरू किया। एक फ्रांस की कंपनी है ऑक्सी प्लस करके, और उत्तम डिस्ट्रीब्यूटर्स हम के जो लेकर आते हैं इंडिया में। दिल्ली के अंदर जितने ऑक्सीजन प्लांट्स आए हैं, जो भी एम्स में लगे हैं या धर्मशाला में कैंसर हॉस्पिटल में लगे हैं, वही ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। दे आर वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट, जिसको बोलते हैं, बहुत ही कमाल के ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। ना सिर्फ ये पूरे अस्पताल को ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी फिल कर सकते हो, साथ में कंप्रेसर्स हैं उसके। तो वो मेरी इच्छा थी कि मैं ऑक्सीजन प्लांट्स लेके आऊँ। पहला प्लांट जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। वो सबसे पहले प्लांट उतरेगा फ्रांस से, और वो ता जिंदगी उस अस्पताल में या उस शहर में कोई तकलीफ नहीं आ गई ऑक्सीजन की। तो कोशिश है कि बिहार में लगवाना है, एक उत्तर प्रदेश में लगाना है जहाँ पर बहुत
किल्लत आई थी, तेलंगाना आंध्रा में लगाना है। तो ये 5-6 हमारे टारगेट्स हैं कि अगले 1 महीने में करने। मैं मोगा में, इनफैक्ट पंजाब में हमारे बहुत तकलीफ आई अभी ऑक्सीजन के कारण, वहां पर कोई सुविधा ही नहीं है, तो वहां पे हमारी कोशिश है कि मैं पहला प्लांट लगाऊंगा। सोनू, संकट के इस घड़ी में जमीनी स्तर पर काम करते हुए आपने लोगों की दुख तकलीफ को देखा है, समझा है, अनुभव किया है और उसे दूर करने की कोशिश भी की है। लेकिन अगर हम तात्कालिक रूप से बात करें तो सरकारों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? अभी इमीडिएटली कोई ऐसी चीजें जो सरकारों को करना चाहिए जिससे लोगों के जख्म पर थोड़ा मलहम लग सके, थोड़ी सी उन्हें तसल्ली हो सके? सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था कि मैं बहुत सारे परिवारों से जुड़ा हुआ था, तो उनके बच्चे जो थे उनके माँ बाप चले गए। बहुत सारे मैं परिवार जानता हूँ जिन्होंने पूरे के पूरे परिवार नहीं रहे, दादा दादी खत्म हो गए, माता पिता खत्म हो गए, एक भाई चले गया, एक बहन चली गई, एक भाई जो है वो क्रिटिकल आईसीयू में, ऐसे परिवार। मैं कहता हूँ कि अगर वो बच भी जाएंगे वो जिएंगे कैसे? किस पे रोए? माँ पे रोए, बाप पे रोए, बहन पे रोए, किस पे रोए? तो ये वो कभी भी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। देहरादून में हम लोग, मैं एक पेशेंट के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लड़की, उसके मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई और वो डिप्रेशन में चल गई और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो अकेली रहती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसे लेकर अस्पताल में आए, तो वो बच्चा जी ही नहीं सकता क्योंकि उसका परिवार खत्म हो गया। अगर उस चीज को कम से कम मुझे लगता है कि एक मैसेज देने के लिए, पॉजिटिव दुनिया में मैसेज देने के लिए, कि जितनी बच्चे किसी ने भी अपने माँ या बाप खोए हैं, उनकी एजुकेशन की फैसिलिटी या फिर एक तरह का पेंशन टाइप का उस परिवार को मिलना बहुत जरूरी है। आज ही हमें उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि आप कोई भी क्लास का बच्चा हो, वो प्राइवेट में हो, सरकारी स्कूल में हो या हायर स्टडीज कर रहा हो, उसकी एजुकेशन टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। ये मैंडेटरी लॉ होना चाहिए इस देश के अंदर। और मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि मध्य प्रदेश में उन्होंने अनाउंस किया है, जम्मू कश्मीर में अनाउंस किया और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बोला है कि हम बच्चों की एजुकेशन फ्री करवाएंगे जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं और उनको पेंशन भी मिलेगा। तो मुझे लगता है पूरे देश में बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इसको होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज होना चाहिए। दूसरा, अंतिम क्रियाक्रम के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों की मदद करना चाह रहा था और मैं जब उनकी मदद करके उनको बेड्स भी दिलाया, या कई लोगों को मैं नहीं भी दिला पाया, उन्होंने यही बोला कि सर अभी कम से कम आप हमें उनकी अंतिम जो क्रियाक्रम है उसके लिए आप मदद कर दें सर, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या हमें मिल नहीं रहा। तो बड़ा दिल दुखता था कि ये तो वो लोग हैं जो मुझ तक पहुंच पाए, पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आप तक नहीं पहुंच पाए और उनका क्या होगा। और हमने देखा भी है कि किस तरह बॉडीज को हमने गंगा में बहते हुए देखा है, लोगों को ऐसे दबा दिया गया है। तो ये दिल कहीं ना कहीं पूरे देश का जो है दुखता है, टूटता है। उसका हम तुरंत जो मरहम लगा सकते हैं वो ये है कि आप क्रियाक्रम कहीं पे भी जाएं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है सरकार को, लेकिन देश में एक लहर जरूर आएगी कि हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है, कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। वो बोलते हैं ना कि सर जो जरूरत में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा है। सोनू, आप एक जाने माने प्रतिष्ठित एक्टर हैं और बॉलीवुड में सफलता का जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो है बॉक्स ऑफिस पर आपकी सफलता। 100 करोड़ की फिल्म या 200 करोड़ की फिल्म आपने भी की है और वैसी फिल्मों की सफलता और दूसरी तरफ ये जो आप कर रहे हैं, इन दोनों के बीच आप किस तरह से तुलना करते हैं? क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर कमाल है। मैं 18-20 साल पहले मुंबई आया, करीबन 80-90-100 फिल्में कर भी ली होंगी, बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, कई 100 करोड़ की फिल्में होंगी। तो एकदम छोटा लगता है सर, सब नकली लगता है कि ये पर्दे पे हम लोग एक्टिंग करते हैं। एक्टर, मुझे लगता है कि रियल जिंदगी में भी वो सब एक्टिंग ही दिखता है, सच्चाई नहीं है, वो प्रोफेशन है। करना पड़ेगा, वापस भी करेंगे शायद। पर जो ये खुशी है जब आप एक अनजान इंसान को जब बस पे चढ़ाते हैं और आपको लगता है कि अपने परिवार वालों से मिल पाएगा, जब आपको किसी को खाना देते हैं जिसको जरूरत होगी, जब आप किसी को बेड दिला पाते हैं, किसी को ऑक्सीजन दिला पाते हैं, किसी को वो दवाई दिला पाते हैं जिसके कारण वो शायद बच गया हो, उसकी जो खुशी और जो उसकी आवाज़, जो उसको वॉइस नोट्स मुझे रोज भेजते हैं, हर सुबह उठता हूँ मैं, वॉइस नोट्स मुझे भेजते हैं कि आज हम परिवार में एक साथ बैठे हैं, क्योंकि आप नहीं तो शायद हम लोग नहीं रहते हैं, हम टूट गए होते। उससे बड़ी कुछ नहीं है सर। मेरे पास बड़े स्क्रिप्ट्स आए फिल्मों के, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। मेरे डायरेक्टर्स रोज बोलते हैं कि पढ़ ले, थोड़ा सा टाइम निकाल, 1 घंटा देख ले। मेरी इच्छा नहीं करती सर, मेरा ध्यान ही उधर लगा रहता है। मैं रात को भी 3 बजे मैसेज चेक करता रहता हूँ, कोई ज़रूरत वाले मैसेज तो नहीं, कहीं मैं बंद करके सो जाऊँगा तो वो ऐसा तो नहीं कि अपनी जान गंवा देंगे। तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मदर बोला करते थे सर कि तेरी कामयाबी तब है जब तू किसी अनजान चेहरे पे खुशी ला पाए उसकी मदद करके। तो मैं उसका मायने अब समझाऊँ सर, और मुझे लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि देश को और हर देशवासी को हमारी जरूरत है। सोनू, फिल्मों के कुछ प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे जिन पर काम भी चल रहा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब जो फिल्मों की स्क्रिप्ट है या आपका जो किरदार है, जो आमतौर पर आप नेगेटिव रोल्स प्ले करते रहे हैं,
अब उन रोल्स को रीडिफाइन किया जा रहा है, यानी लोगों को ये चिंता है, यानी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को ये चिंता है कि आपकी जो इमेज पब्लिक में है उस इमेज के अनुकूल अगर आपका रोल नहीं हुआ, या उस फिल्म में विलन के तौर पर अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो वो फिल्म जो है वो लोग उसको अच्छे ढंग से रिसीव नहीं करेंगे या उस पर अपने नेगेटिव प्रतिक्रिया देंगे। तो ये चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं कि अब आपके रोल्स भी फिल्मों में रीडिफाइन और रीडिज़ाइन किए जा रहे हैं। मैं एक साउथ की फिल्म शूट कर रहा हूँ, उसमें प्रकाश राज सर थे। पहले एक सीन था, उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ना था, तो उन्होंने बोला कि मैं कॉलर नहीं पकड़ूंगा, इसमें लोग मुझे बुरा बोलेंगे। तो डॉक्टर ने सीन चेंज किया। फिर चिरंजीवी सर के साथ मैं शूट कर रहा था, एक्शन था। तो उन्होंने बोला कि मुझे इतने 40-45 साल हो गए हैं फिल्म के अंदर, जब मैं फिल्म में पहली दफ़ा आता हूँ तो बड़ी तालियां बजती हैं, बड़े खुश होते हैं लोग, लेकिन पहली बार है कि जब दूसरा एक्टर आएगा मुझसे ज़्यादा तालियां बजेंगी। और मैं इसमें एक्ट मैं मारना नहीं चाहता, तो हमारे एक्शन डायरेक्टर राम लक्ष्मण, उन्होंने बोला कि इसको बुलाओ, कुछ सीक्वेंस ऐसे घुमाओ कि मैं सोनू को मारना नहीं चाहता। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज करवाई है, लेकिन वो बोले कि अभी सोनू हमने लिया तो था तुम्हें फिल्म के लिए, लेकिन अब तुम्हारी फिल्म के लिए प्रॉब्लम हो गया कि जब मैं तुझे मारूंगा तो पब्लिक मुझे गालियाँ। सोनू, ये सच है कि बड़े बुजुर्गों के संस्कार और विचार हमें ऐसे कामों के लिए सबसे अधिक प्रेरित करते हैं जिस तरह के काम आप कर रहे हैं। पर आप ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं वो एक तरह से उन्हीं का कर्ज है आपके ऊपर या आप जैसे एक्टर्स के ऊपर जो आप उतार रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये वो लोग हैं जो हमारी फिल्में देख के हमें स्टार बनाए, एक्टर बनाए, हमें इतना बड़ा आदमी बनाए, जो भी जिस भी स्तर पे लोग पहुंचे। आज जब हमें उनको हमारी जरूरत है, जिन लोगों ने हमें ये औधा दिया है जिंदगी के अंदर, हम पीछे नहीं हट सकते। हमें उनके लिए एक्सेसिबल होना है, क्योंकि जब हमें जरूरत थी, हम स्ट्रगल करके जिंदगी में ऊपर आ रहे थे। हम सब एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वो लोग थे जो सड़कों पर लाइंस लगा के खड़े होते, हमारी टिकट्स ब्लैक में खरीद के, खुद भूखे रह के टिकट्स खरीद के। इन्होंने हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी कलेक्शंस की कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन लोगों ने किया। आज जब वो लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर खड़े हुए हैं, तो हमें सब काम छोड़ना है। हमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, हमें आगे आना है और बोलना है कि बता क्या करें। हमें पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे, कितने लोगों की मदद कर पाएंगे, लेकिन हमें बोलना है कि मैं खड़ा हूं तेरे लिए, बता मैं क्या करूं। आई थिंक वो जो फेथ, वो जो ट्रस्ट है ना, वो उनको एक जोश दे देता कि यार मुझे फोन किया है, मैं ये हो जाएगा मेरा काम। सो आई थिंक दैट्स अ टाइम एवरीवन हैज टू कम फॉरवर्ड। अभी नहीं आओगे तो कभी आओगे। तो बोलते हैं रोहित, अपनी जिंदगी के अंदर एग्जाम्स होते हैं, हम लोग ने सब एग्जाम्स के पास किए। ये जिंदगी का एग्जाम है, हर एक इंसान, नॉर्मल इंसान हो, बिजनेसमैन हो, कुछ हो, उसके अंदर फेल होना या पास होना आप ही के हाथ में। मार्क्स भी आप ही दोगे, एग्जाम्स भी आप ही दोगे, लेकिन जिंदगी में जब आप आगे कुछ समय बीत जाएगा तो एटलीस्ट यू शुड बी आंसरेबल टू योरसेल्फ कि वेदर यू डिड राइट और नॉट। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे खास, कुछ आप इस साल के लिए कुछ लक्ष्य हो या कुछ और चीजें जिसमें लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करके उसका फायदा ले सकते हो? देखिए, हमारे देश में 3 बड़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने सुनी थी, लेकिन अभी मैंने महसूस की। एक था एम्प्लॉयमेंट, एक था एजुकेशन और तीसरा था इलाज। एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, प्रवासी रोजगार, जिसमें करीबन हम करीबन 2 लाख लोगों को मैं जॉब्स दे चुके हैं। 60-70,000 की जॉब लेटर्स जा चुकी हैं और 20-30 हज़ार लोगों का चल रहा है। सो वो मैंने अभी अच्छा उसको हो गया है। इलाज के लिए इलाज इंडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर सारे देश के डॉक्टर्स को हम लोग जोड़ रहे हैं। जहाँ पे अगर आप लोग सुन रहे हो, मैं जिन तक नहीं अभी तक पहुँच पाया हूँ, प्लीज़ आप मदद कीजिए हमारी। मैं चाहूँगा कि आप भी उस फैमिली का हिस्सा बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जब तक सेहत लोगों की सही नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। तो इलाज इंडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको 2021 में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे करना है। और फिर जो एजुकेशन है, मेरे मदर खुद प्रोफेसर थे, ज़िंदगी फ्री पढ़ाते रहे। तो उन्होंने बोला था कि ज़िंदगी में अगर परिवार में एक इंसान को पढ़ा देगा तो उनके आने वाली जो जनरेशंस हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो एजुकेशन के ऊपर मैंने उनके नाम पे स्कॉलरशिप शुरू किया। 1650 के करीब स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैं पहले साल कर पाया हूँ। तो कोशिश रहेगी अगले साल डबल हो, ट्रिपल हो। तो सीख रहा हूँ। मैंने जैसे बोला कि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था कैसे करना। इस बार सीखने को बहुत कुछ मिला। पर आई प्रॉमिस कि 2021 में जब आप जैसे बहुत सारे हीरोज़ हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये नंबर है जो मल्टीप्लाई होगा और धीरे धीरे सब ठीक। सोनू, आप जो कुछ भी कर रहे हैं और जितना कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए ये देश और इस देश के लोग आपके सदैव ऋणी रहेंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि आप इसी जज्बे के साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने और इसी तरह अपने कर्तव्य पथ पर अपने जो सोच है उसको लेकर आगे बढ़ते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, लोगों की दुआएं आपको मिलती रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैल्यूट आपको और आपकी पूरी टीम को। No, thank you so much, and thank you so much for always inspiring and encouraging me. God bless you, मेरे भाई।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।